नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। खबरों का रुख कर लेते हैं एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया सीएम चुना गया है। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। उधर धामी को सीएम चुने जाने के बाद गांव और परिजनों में खुशी का माहौल है। गांव में लड्डू बांटकर जश्न मनाया गया। और बता दें कि कल पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का सीएम चुने जाने के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी सांसद अजय भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी को 75 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की हुई है और जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों के लिए शनिवार को चुनाव हुए थे। जिन 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने के बाद लिए वोटिंग हुई है, उनमें से एटा, संत कबीरनगर, आजमगढ़, बलिया, बागपत, जौनपुर और प्रतापगढ़ को छोड़कर सभी जिलों में बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने एटा, बलिया, संत कबीरनगर और आजमगढ़ में जीत हासिल की है। जौनपुर में निर्दल, बागपत में राष्ट्रीय लोक दल और प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के उम्मीदवार को जीत हुई है। और इससे पहले 22 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था, जिसमें 21 पर बीजेपी और इटावा की सीट पर सपा। वहीं इस तरह में अब 67 जिलों में बीजेपी, 5 जिलों में सपा और एक सीट पर जनसत्ता दल, राष्ट्रीय लोक दल और एक सीट पर निर्दलीय को जीत मिली है। उधर सीएम योगी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवारों को उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी हैं। राफेल लड़ाकू विमान सौदे का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। राफेल सौदे को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है और इसके बाद अब भारत की सियासत गर्मा गई है। फ्रांस की ओर से न्यायिक जांच शुरू करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग कर दी है और इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी में राफेल स्कैम। वहीं इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राफेल सौदे को लेकर कहा है कि फ्रांस की ओर से न्यायिक जांच के आदेश देने के बाद राहुल गांधी की बात सही साबित हुई है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, देशद्रोह, राजकोष के नुकसान से जुड़े राफेल घोटाले का घिनौना सच आखिरकार बेनकाब हो गया है। राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस के हमलों का जवाब देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आज झूठ और भ्रम का पर्यायवाची बन चुकी है और आज फिर राफेल को लेकर कांग्रेस ने झूठ बोला है और भ्रम फैलाने की कोशिश की है। वहीं इसके साथ ही संबित पात्रा ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जो भ्रम फैलाने की कोशिश की थी वो भी उनके काम नहीं आई थी और जनता की अदालत में भी मोदी जी की बहुत बड़ी जीत हुई है और हमारी सरकार बनी। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने राफेल की कीमत को लेकर एक बार फिर से अपने बयान बदले हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल जारी है। जेडीयू के नेता और पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने शनिवार को आरजेडी का दामन थाम लिया है। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की है। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं इस मौके पर तेजस्वी यादव ने बताया कि मेरे पिता के सहयोगी और 2 बार विधायक रह चुके महेश्वर सिंह ने पार्टी में वापसी की है। मुझे भरोसा है कि उनके लौटने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी। तेजस्वी यादव ने इस दौरान नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला भी बोला है। एलोपैथी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद से बाबा रामदेव की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अलग अलग राज्यों में डॉक्टरों की ओर से उन पर मुकदमे किए गए हैं और इनसे राहत पाने के लिए बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट एप्लीकेशन के माध्यम से रिक्वेस्ट की है कि अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ की गई एफआईआर पर रोक लगाई जाए और प्राथमिकी को दिल्ली में स्थानांतरित किया जाए।
वहीं अब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इसमें भी अड़ंगा डालने का मन बना लिया है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर रिक्वेस्ट की है कि बाबा रामदेव की ओर से दाखिल की गई याचिका में उसे भी एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए। और वहीं अर्जी में डीएमए ने कहा है कि इस मामले में स्वामी रामदेव को कोई भी राहत नहीं दी जानी चाहिए। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद मैदानी और पर्वतीय इलाकों में लू का असर कम हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है और इसके साथ ही इस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लू चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं कई क्षेत्रों में बारिश के बाद लोगों को राहत मिली है। शुक्रवार के बाद शनिवार को भी शाम को मौसम सुहाना हो गया है। तेज हवा और आंधी के साथ कई जगहों पर हल्की या तेज बारिश हुई है। नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की मनमानी कम नहीं हो रही है। दरअसल हाल ही में संसद की स्थायी समिति ने पूछा था कि उसने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस नेता शशि थरूर का अकाउंट क्यों लॉक किया था। इस सवाल का जवाब देने के लिए ट्विटर को 48 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन समय सीमा समाप्त हो जाने के बावजूद भी ट्विटर ने अब तक इस महत्वपूर्ण सवाल पर अपना जवाब नहीं दिया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक कार से अपने आगे की कार को ओवरटेक करने का प्रयास करती है और इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर कार को भीषण टक्कर मार देता है और कुछ सेकंड्स में कार चकनाचूर हो जाती है। देश में वकीलों पर होने वाले हमलों से उन्हें सुरक्षा देने के लिए कानूनों के उपाय किए जा रहे हैं और इसी बाबत एक कानून लाया जा रहा है। वकीलों की सुरक्षा और सर्वनिष्ठा के विधेयक के मसौदे को अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेक होल्डर्स की राय के लिए सार्वजनिक कर दिया है। बता दें कि 9 जुलाई तक इस पर राय, सुझाव और प्रतिक्रिया दी जा सकती है। देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे लोगों की लापरवाहियां भी बढ़ती जा रही हैं। तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं, जहां सब्जी मंडी के अंदर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इस दौरान लोगों की ओर से ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और ना ही चेहरों पर मास्क ही दिखाई दिया। यूपी के मेरठ में एक रेप पीड़िता नाबालिग लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि प्यार में धोखा और रेप के बाद से नाबालिग परेशान थी। आरोप है कि प्रेमी ने पहले तो शादी का झांसा दिया और उसके बाद बाकायदा उसका फायदा उठाया, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर गया और इसके बाद लड़की के परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर केस दर्ज करवाया, लेकिन नाबालिग इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही और कहा जा रहा है कि न्याय नहीं मिलने पर वो परेशान हो गई और जिसके बाद जहर खाकर अपनी जान दे दी। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को हाईकोर्ट से लगातार दूसरे दिन झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा को गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जेड प्लस में कवर किया गया है। इस पर ममता सरकार की ओर से हाईकोर्ट को जानकारी दी गई है कि पश्चिम बंगाल सरकार की एलओ बुक के मुताबिक जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यूपी में कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने कहा है कि यूपी सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इस सरकार के कार्यकाल को काले अक्षरों से लिखा जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अशोक सिंह ने कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग करके जिला पंचायत के चुनाव में अपने लोग निर्वाचित कराने को लेकर लोकतंत्र कभी माफ नहीं करेगा। हरियाणा के अंबाला शहर नगर निगम टैक्स ब्रांच से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने अपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरे हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए 7 जुलाई आखिरी तारीख बताई गई है। और इसके साथ ही इसी कड़ी में टैक्स ब्रांच अधिकारी बलबीर सिंह ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि पहले 1 लाख रुपए से ऊपर वाले टैक्स कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद 50,000 तक और उसके बाद से उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में कोरोना और लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद होने के बाद से मिड डे मील योजना को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भेजे नोटिस में पूछा है कि स्कूल बंद होने के बाद से मिड डे मील से वंचित बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिल सके, इसके लिए सरकार के साथ सरकार की क्या योजना है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत की और पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे पर आरोप लगाया है। फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना 1 जुलाई की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सावन का महीना आने वाला है। पूरी दुनिया के भक्तों के लिए काशी आकर्षण का केंद्र बनती है, लेकिन इस बार राजनीतिक आकर्षण भी इस बार नेताओं को काशी खींचकर ला रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सावन के पहले सोमवार को वाराणसी जाएंगे और बाबा को जल चढ़ाकर यदुवंशी जलार्पण की प्रक्रिया को निभाएंगे और सावन के पहले सोमवार को काशी में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे और बाबा विश्वनाथ से 2022 की जीत का आशीर्वाद भी मांगेंगे। यूपी में मेरठ पुलिस के रिश्वत लेने के मामले में बदनाम हुई छवि को सुधारने के लिए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पुलिस महकमे से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर पर साक्ष्य के साथ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वीडियो या ऑडियो हो तो शिकायत के साथ अपलोड कर सकते हैं। शिकायत के बाद इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मिर्जापुर जिला पंचायत के कुल 44 सीटों पर हुए मतदान के बाद आज अध्यक्ष के चुनाव में एक तरफा बीजेपी के प्रत्याशी राजू कनौजिया को 40 मत मिले हैं। वहीं दूसरे सपा प्रत्याशी आशा गौतम को मात्र 4 वोटों से संतोष करना पड़ा है। शुरू के ही बात की चर्चा हो रही थी कि भाजपा का प्रत्याशी जीत दर्ज करेगा और अंत में वही हुआ। जीते हुए जिलाध्यक्ष ने इसका श्रेय पार्टी के विकास की नीतियों के साथ ही जनता का विश्वास बताया। देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बुद्ध विहार इलाके में स्थित एक घर में भीषण आग लग गई और इससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि किसी तरह समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया। वहीं हादसे में 5 लोग झुलस गए हैं। वहीं एक दमकल कर्मी भी घायल हो गया है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान उनके साथ सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया भी मौजूद रहे। सीएम ने 55 गोदामों का लोकार्पण और 144 गोदाम बनाने का शिलान्यास किया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए सहकारिता का संदेश भी दिया। तो वहीं इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने कहा कि सहकारिता के तत्व हमारी गरिमामय संस्कृति में बिखरे हुए हैं। सहकारिता हमारे देश की आत्मा में है। डॉक्टर भदौरिया ने कहा कि कई नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। किसानों को अच्छा भाव मिले, इस पर भी बात चल रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान दिग्विजय सिंह वडोदरा में कांग्रेस के जिला मुख्यालय पहुंचे और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर अलग अलग मुद्दों पर जोरदार हमला बोला और कहा कि गुजरात में कांग्रेस के नेताओं पर राजनीतिक भावना की वजह से कार्रवाई की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये लोग कांग्रेस के नेताओं को परेशान करते हैं। ये चाहते हैं कि वो नेता बीजेपी ज्वाइन कर लें। तृणमूल कांग्रेस के आरोप सॉलिसिटर जनरल को हटाए जाने की मांग को लेकर बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष ने जवाब देते हुए कहा है कि जो भी तृणमूल कांग्रेस के सामने बाधा के रूप में सामने आ रहा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। घोष ने कहा है कि राज्यपाल इनकी करतूत सामने ला रहे हैं, इसलिए उनको हटाने की मांग हो रही है। तुषार मेहता को भी हटाने की मांग हो रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि किस किस को हटाएंगे ये लोग, ये सिर्फ प्रतिपक्ष को हटाने में लगे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की कथित मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने मेहता को पद से हटाने की मांग की है और इसी सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मुलाकात का समय भी मांगा है, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन से सोमवार को समय दिया गया है और इस संबंध में टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुदनी विधानसभा क्षेत्र में पुल का उद्घाटन पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता करके नए विवाद को जन्म दे दिया है। सज्जन सिंह वर्मा और पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। आरोप है कि पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने ऐसे पुल का उद्घाटन कर दिया जिसकी अभी फाइनल टेस्टिंग भी नहीं हुई थी और एफआईआर दर्ज होने के बाद सज्जन सिंह वर्मा ने
शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। एनएसयूआई के नेता और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जीवाजी विश्वविद्यालय में गुरुवार को एनएसयूआई नेता और कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर बीएचएमएस और अन्य रिजल्ट घोषित करने के साथ साथ परीक्षा फीस लौटाने की मांग की थी। इस दौरान हंगामा कर उच्च शिक्षा मंत्री और कुलपति के पोस्टर पर स्याही डाली गई थी और पुलिस ने एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल सहित 8 लोगों के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर लिया है। एमपी में बालाघाट जिले के लमता में शिकारी कुत्तों की मदद से वन्य प्राणी संभार के शिकार करने वाले 4 आरोपियों को वन मामले में हिरासत में लिया गया है, जिन्हें शुक्रवार को न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। डिप्टी रेंजर ने बताया है कि आरोपियों ने शिकारी कुत्तों की मदद से वन्य प्राणियों को दौड़ाकर भाला और बर्छी का प्रयोग कर मौत के घाट उतार दिया है। तो वहीं जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धन्यवाद कार्यक्रम में इंदौर आए, ऐसे में भाजपा के सभी पदाधिकारियों को कार्यक्रम में बुलाया गया है, तो कांग्रेस की तरफ से विधायकों को न बुलाए जाने पर कांग्रेस से विधायक जीतू पटवारी ने विरोध जताया है और बीजेपी पर जुबानी हमला भी किया है और कहा है कि जिन लोगों को कोरोना से मौत हुई है उन लोगों को 1 लाख रुपए सरकार नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में सामान थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घर में किराए का मकान लेकर रह रहे युवक और उसके साथी रूम के अंदर बैठे थे, तभी किसी बात को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी, जिससे युवक घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस बल गोली चलने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। उत्तराखंड के लालकुआं में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर में सरकार के खिलाफ रैली निकालते हुए शहीद स्मारक पर सरकार का पुतला फूंका और इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता दीपक पांडे ने कहा कि बीजेपी सरकार का पुतला फूंक रहे हैं और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार आंदोलनकारियों और आम जनता के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया इन दिनों आमने सामने हैं, जिसकी वजह से जनरल बिपिन रावत का एक बयान दरअसल सीडीएस बिपिन रावत ने इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट ऑफ आर्मी बताया था, जो वायुसेना चीफ को नागवार गुजरा। जनरल रावत ने कहा था कि जब वायुसेना थल सेना के मात्र सहायक इकाई है तो उसे एकल वायु रक्षा कमान को लेकर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जुलाई के महीने में अंतरिक्ष में रईसों की रेस शुरू होने जा रही है। इस रेस में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन भी शामिल हो रहे हैं। जेफ बेजोस ने अपने साथ अंतरिक्ष में जाने के लिए 82 साल की पूर्व नासा एस्ट्रोनॉट टेनी वैली फंक को न्योता दिया है। बता दें कि वैली फंक 60 के दशक में नासा में प्रशिक्षण लिया था, लेकिन वो महिला होने के कारण उन दिनों स्पेस में नहीं जा पाई थी। मुगल रोड के दोबारा से चालू करने की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को स्थानीय लोगों ने धन्यवाद दिया है। लोगों का कहना है कि मुगल रोड के बंद होने से उनका जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। लोगों ने यह भी कहा कि आवाजाही रुक जाने से उनके काम धंधे भी ठप हो गए थे, जो कि अब दोबारा से शुरू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम श्योकन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से 3 दिवसीय टर्किश मार्शल आर्ट को आयोजन किया गया है। 1999 में शुरू की गई इस पहल का मकसद बच्चों के दिलो दिमाग से इस ट्रेन को बाहर निकालना है और इसके अलावा इस आर्ट निगेटिविटी को भी खत्म किया जाने का दावा करता है। उन्नीस के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में केरल के कोच्चि में स्वर्णिम विजय वर्ष उत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना ने प्रदर्शन किया और इस मौके पर नौसैनिकों ने विजय मशाल देकर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि 1971 के भारत पाक जंग के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और दुनिया के मानचित्र पर बांग्लादेश के नाम से एक नया देश हमेशा के लिए अंकित हो गया था। बांग्लादेश के लोगों को मिली आजादी के लिए ढाका में लोग हर साल इकट्ठा होकर भारत का शुक्रिया अदा करते हैं। तो नेपाल सरकार ने देश में रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए नियमित वीजा सेवाओं को शुक्रवार से बहाल कर दिया है। कोविड-19 के सेकेंड वेव के मद्देनजर सेवाएं रद्द कर दी गई थी और इससे पहले नेपाल ने 1 जुलाई से ऐसे देशों और इलाकों के लिए सीमित संख्या में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने की घोषणा की, जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम हैं।
एक बार फिर से एक टीवी एक्टर के यौन उत्पीड़न और छेड़खानी से जुड़ी खबर सामने आई है। कसौटी जिंदगी की और एसआईटी वेब सीरीज से मशहूर हुए अभिनेता प्राचीन चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है और कथित तौर पर एक लड़की ने छेड़छाड़ करने का आरोप में पुलिस की ओर से यह कदम उठाया गया है। हाल ही के समय में परलवीपुरी के बाद यह एक और मामला सामने आया है। किसी टीवी एक्टर पर इस तरह के आरोप जो लगे हुए हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव ने ऐलान किया है कि वह अपनी शादी को खत्म कर रहे हैं। कपल ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में ऐलान किया है कि वह अब अपनी जिंदगी अलग अलग जीने वाले हैं। हालांकि बेटे आजाद की परवरिश किरण और आमिर साथ ही करेंगे। अपने फाउंडेशन और बिजनेस को भी साथ ही संभालेंगे। आमिर और किरण की 15 साल की यह शादी है, जिसके बाद लेकिन उलझने की बात ये सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने ट्रोल किया है जा रहा है। आमिर खान संग दंगल और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में काम कर चुकी है। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख को ट्विटर यूजर्स ने निशाने पर लिया है। यूजर्स का कहना है कि फातिमा आमिर खान की अगली पत्नी हो सकती हैं। ऐसे में फातिमा को ट्रोल किया जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने प्रस्तावित दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के लिए जमीन के दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। बता दें कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन अब भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। यह स्टेडियम जयपुर में बनेगा और इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जमीन का पट्टा सौंप दिया है। तो एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।